हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं जो डीएनसी का प्रोसीजर होता है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। मतलब बच्चेदानी की जो सफाई करवाते हैं, धुलवाई करवाते हैं, तो उन लोगों में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए, क्यों ये कॉम्प्लिकेशन होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज एक प्रोसीजर है जो हमेशा यूट्रस से रिलेटेड कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका यूट्रस जो बच्चादानी होता है उसको स्क्रैप करके, उसको खरोच करके, उसको स्क्रैच करके उसकी लाइनिंग को बाहर आउट किया जाता है। तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी लोगों में बहुत ही ज़्यादा रिस्क और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। इस प्रोसीजर को मेनली एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने की वजह से करवाया जाता है। जिन लोगों को लंबे समय से ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग होने की वजह से उनका पूरा यूट्रस है, बच्चादानी है, वो खराब होने की संभावना होती है। दूसरा कंडीशन है, अगर आपका मिसकैरेज हो गया है, आपका बच्चा जो है वो अबॉर्ट हो गया है, तो इन कंडीशंस में धुलाई करवाई जाती है यूट्रस के बच्चेदानी की, और उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है और बाकी यूट्रस का जो एबनॉर्मल मटेरियल से उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रोसीजर में भी कहीं ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। इसी कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है हम देखने जा रहे हैं, इन्फेक्शन मतलब वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना। वैसे तो जो बच्चादानी होता है वो स्टराइल होता है, स्टराइल मतलब स्वच्छ होता है, उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको खरोच के बाहर निकालने के लिए बाहर से कोई इंस्ट्रूमेंट अगर उसमें आप इंसर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली बैक्टीरियल ग्रोथ होना पॉसिबल है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना कंपलसरी है। तो जो अगर हम बाहर से डीएनसी की प्रोसीजर उस पर करते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरियल का ग्रोथ इस प्रकार से होगा कि जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, बच्चेदानी के अंदर में जो एंडोमेट्रियम यूट्रस में जो होता है, उसकी जो लाइनिंग होती है, उसकी जो परत होती है, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक गंभीर बीमारी होने की और समस्या होने की आपका पूरा चांस है। इस कंडीशन में आपका जो पेल्विक रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा फील होगा, टेंडर फील होगा। दूसरा, आपका जो फाउल स्मेल आएगा, डिस्चार्ज जो होगा वजाइना के थ्रू, वो फाउल स्मेल आएगा। साथ ही साथ उसमें बैक्टीरिया का प्रेजेंस होगा अगर आपने पैप स्मीयर टेस्ट कराया है तो पहला कंडीशन इन्फेक्शन है। दूसरा कंडीशन है यूट्राइन परफोरेशन। यूट्राइन परफोरेशन मतलब जो बच्चेदानी है उसमें कहीं ना कहीं इस प्रोसीजर को करते हुए छेद हो जाना, क्योंकि बाहर से अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूट्रस में बच्चेदानी में घुसाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूट्रस की लाइनिंग को तो क्लियर करेगा, साथ ही साथ हमारे आसपास सराउंडिंग जो अदर ऑर्गन्स है, जैसे कि एब्डोमिनल कैविटी हो गया और अदर ऑर्गन्स जो भी है, लाइनिंग ऑफ द अदर ऑर्गन्स, उसको भी वो होल करने का पॉसिबल कर सकता है और पेनिट्रेट करने की पॉसिबिलिटी रख सकता है। तो इस कंडीशन से आगे एक और फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि आपको डीएनसी के साथ साथ अदर ऑर्गन्स की भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर करवाना पड़ जाए, उनको सर्जरी कराना पड़ जाए। नेक्स्ट कंडीशन है एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होना इस प्रोसीजर के वजह से, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तो वुमेन का 500 ml तो निकलना ब्लड पॉसिबल है, कंपलसरी है, वो तो एक नॉर्मल रेंज है। लेकिन इस प्रोसीजर होने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही समस्या आ सकती है। डीएनसी में नॉर्मल ब्लीडिंग तो होगा ही होगा होने डीएनसी करने के बाद में, लेकिन अगर नॉर्मल से भी बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो क्लॉटिंग होना पॉसिबल नहीं है। अगर क्लॉट होगा तभी ब्लड रुक सकेगा। तो इस कंडीशन में जो महिलाएं हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की भी चांस हो सकती है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ सकता है। तो डीएनसी का ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है? एशरमैन सिंड्रोम एक प्रकार का ऐसा कंडीशन है जो हम लोग डीएनसी जब मिसकैरेज के केस में करवाते हैं, अगर किसी का मिसकैरेज हो गया तो उस केस में स्कार टिश्यू रहता है, उसका एडिशन हो जाता है। स्कार टिश्यू मतलब हम जब डीएनसी करा रहे हैं तो उसमें स्कार फॉर्मेशन तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं, तो वो स्कार जो फॉर्मेशन है वो बड़ा सा गांठ बन जाता है अंदर ही अंदर बच्चेदानी का। उस गांठ की वजह से आगे जो है इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब बच्चा कंसीव करने में दिक्कत होगा। दूसरा है रिकरेंट एबॉर्शन, बार बार मिसकैरेज होगा, वो बच्चा कंसीव कर ही नहीं पाएगी। और भी अदर प्रॉब्लम हो सकता है, गांठें बढ़ सकती है, फाइब्रोइड्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो एशरमैन सिंड्रोम नाम की कॉम्प्लिकेशन भी होती है जो कि डीएनसी के प्रोसीजर के बाद होता है। उसके बाद है नेक्स्ट सर्वाइकल इंजरी। सर्विक्स में
हमारा जो यूट्रस के नीचे का जो पार्ट सर्विक्स होता है, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस, उसमें भी इंजरी हो सकता है। डीएनसी के प्रोसीजर में जो इंस्ट्रूमेंट हम अंदर उसके यूट्रस में डालते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो स्क्रैच करता है वो आपके सर्वाइकल टिश्यूज को भी स्क्रैच करके बाहर ले आता है किसी किसी कंडीशन में। तो सर्वाइकल टिश्यूज को भी अगर वो स्क्रैच करके ले आएगा तो इन फ्यूचर उस मदर को प्रेगनेंसी कंसीव होने में डिफिकल्टी होगी। तो डीएनसी का ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है, सर्वाइकल इंजरी और सर्वाइकल स्कार फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इमोशनल इफेक्ट ऑल्सो। इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है वुमेन्स को। कई बार एबॉर्शन के केस में या मिसकैरेज के केस में जो वुमेन्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच रहती है अपने बेबी से, कि उनको ये बेबी कंसीव करना था या फिर उनको रखना था, लेकिन बाई चांस मिसकैरेज हो जाता है तो उस केस में वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच होती है, जिसकी वजह से उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि वो डिप्रेशन में चली जाती है या फिर एंजाइटी जैसे कॉज देखने को मिलता है। उसके बाद है एनेस्थेशिया रिस्क, क्योंकि जो डीएनसी का जो प्रोसीजर होता है उसमें एनेस्थेशिया दिया जाता है। एनेस्थेशिया के विदाउट एनेस्थेशिया हमें रिस्क प्रोसीजर नहीं किया जाता है। एनेस्थेशिया की वजह से फर्दर ऑन आफ्टर ऑल एनेस्थेशिया कंप्लीट होने के बाद में उनका जब उनको होश आता है तो उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी, एलर्जिक रिएक्शन और शरीर में ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर कोई एनेस्थेशिया से प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद है रिटेन्ड टिश्यू। कई बार ये प्रोसीजर होने के बावजूद भी जो फीटस का जो थोड़ा बहुत जो टिश्यू है वो अंदर रह जाता है, मतलब फीटस का जो पार्ट है जो बच्चा आप रिमूव किए हैं एबॉर्शन के टाइम में, उसका छोटा मोटा पार्ट आपका बॉडी में उसके यूट्रस में वुमेन के रह जाता है, जिसकी वजह से फर्दर ऑन लंबे समय के लिए उसको ब्लीडिंग होती है और वो रिटेन टिश्यू होने की वजह से उनको अदर यूट्रस में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो आज हमने देखा कि डीएनसी जो प्रोसीजर होता है तो इसको करने के बाद जो मदर होती हैं उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है और कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो सावधानी पूर्वक और सेफ्टी पूर्वक डीएनसी कराएं, जब भी कराएं तो एक हाइजीनिक प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। अनहाइजीनिक प्रोसीजर के थ्रू अगर होता है तो वो पूरा यूट्रस में बहुत ही वैराइटीज ऑफ इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। थैंक यू सो मच।